Assalamualaikum guys, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्नप्लेक्स। आज हम 2011 के बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ का लेक्चर 2 करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने लेक्चर 1 किया था जिसमें हमने 15 एमसीक्यूज़ कवर किए थे और अगले 15 एमसीक्यूज़ हम लेक्चर 2 में आज कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पहला एमसीक्यूज़ है यानी 16वां एमसीक्यूज़। डिप्लोटीन इज़ द सब स्टेज ऑफ ए एनाफेस 1, बी टेलोफेस 1, सी प्रोफेस 1, डी मेटाफेस 1, ई ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन है सी प्रोफेस 1, क्योंकि प्रोफेस 1 के अंदर सब स्टेजेस भी आते हैं जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस हैं। 5 सब स्टेज आती हैं जिसके अंदर डिप्लोटीन भी है। दूसरा एमसीक्यूज़ है डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एड्रीनल ग्लैंड रिजल्ट्स इन। एड्रीनल ग्लैंड किडनी का ग्लैंड है, उसकी अगर हार्मोन्स की डेफिशिएंट प्रोडक्शन यानी कम प्रोडक्शन हो जाए हार्मोन की तो कौन सी बीमारी होती है? ए कशिंग सिंड्रोम, बी एडिसन डिजीज, सी हाइपरथायरॉयडिज्म, डी हाइपोथायरॉयडिज्म, ई ऑल ऑफ दिस। जब ऑल ऑफ दिस आता है तो हमें देखना पड़ता है सब के, कहीं सब में तो ये नहीं हो रहा। तो इसका ऑप्शन है एडिसन डिजीज़। क्या है कि एड्रीनल ग्लैंड जो है अल्डोस्टेरोन हार्मोन या फिर कोर्टिसोल को रिलीज़ करता है, जो कम होता है अपने एवरेज के हिसाब से, नॉर्मल लेवल से कम होता है तो ये डिज़ीज़ हो जाती है। तो इसका ऑप्शन है बी एडिसन डिजीज़। वैसे अगर मैं बकाया डिजीज़ को डिस्क्राइब करता चलूँ तो कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि कोर्टिसोल ज़्यादा होता है, यानी एडिसन का उलट है। एडिसन में कोर्टिसोल कम प्रोड्यूस होता है लेकिन कशिंग सिंड्रोम में ज़्यादा होता है, यानी किसी चीज़ की ज़्यादती भी नुकसानकार है और किसी चीज़ की कमी भी नुकसानकार है। हमेशा बैलेंस चीज़ें चलनी चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करूं तो ज़्यादा थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करूं तो कम थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है। तीसरे एमसीक्यूज़ पे आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एक्सेप्ट ए साइफिलिस, बी गोनोरिया, सी अल्जाइमर डिजीज, डी जेनिटल हर्ब्स, ई एड्स। चौथे चैप्टर बायोलॉजी सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे कि साइफिलिस, गोनोरिया, जेनिटल हर्ब्स और एड्स चारों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, एसटीडी जिसे कहा जाता है इन शॉर्ट में। लेकिन अल्जाइमर डिजीज़ तीसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे बायोलॉजी सेकंड ईयर में ही कि अल्जाइमर डिजीज़ जो होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है। हालांकि ये न्यूरल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड होना शुरू होते हैं। तो इसका ऑप्शन है सी अल्जाइमर डिजीज़। 19. The producer of pond ecosystem include A बैक्टीरिया, बी zooplankton, सी फंजाई, डी फाइटोप्लैंक्टन, ई ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन है डी फाइटोप्लैंक्टन। 20 है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस occurs when A mother is R positive and babies are negative, B mother is R negative and babies are positive, C both mother and baby are R negative, D both mother and baby are R positive, E all of the above statements are true। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखना है तो एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस तब होती है जब मदर आर नेगेटिव हो और बेबी आर पॉजिटिव हो। तो मदर इज आर नेगेटिव एंड बेबीज आर पॉजिटिव, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है 21 amniocentesis is performed between A 16 and 18 week of gestation, B first and second week of gestation, C 13 and 32nd week of gestation, D 37 and 38 week of gestation, E after the delivery of the baby। सबसे पहले जान लें कि एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। एमनियोटिक फ्लूइड होता है जब बेबी फीटस डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर से एमनियोटिक फ्लूइड में से थोड़ा सा सैंपल निकाल लेते हैं यूजिंग होलो नीडल। ठीक है, यूटीरस में जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड उससे निकाल लेते हैं। ये निकालते क्यों हैं? ताकि बच्चा डेवलप होने से पहले उसकी एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगाया जा सके। तो डेवलपिंग फीटस से वो एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के उसकी एबनॉर्मलिटीज़ को पता लगाते हैं बाय स्टडी करके, ताकि वो उसको सॉल्व किया जा सकते। तो एमनियोसेंटेसिस जो होता है 16 और 18 वीक ऑफ गेस्टेशन में किया जा सकता है। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगला है लेमार्क्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लेमार्क्स के पास्टुलेट्स हमने पढ़े होंगे। पहला ये बता रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, बिल्कुल ये भी था। सेकंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, बिल्कुल ये भी था, जिसमें जिराफ का एग्जाम्पल और स्नेक का एग्जाम्पल दिया गया था। 3 नेचुरल सिलेक्शन। 4 इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी था, हालांकि नेचुरल सिलेक्शन नहीं था, वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी में था। तो इनमें से कौन से पास्टुलेट हैं? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 3 ओनली, डी 4 ओनली, ई 1, 2 एंड 4 ओनली। तो लेमार्क्स थ्योरी का जो पास्टुलेट
था वो पहला, दूसरा, चौथा तो था, लेकिन तीसरा नहीं था। यहाँ बोलता है कौन सा नहीं था, एक्सेप्ट बोल रहा है, तो सी 3 ओनली, तीसरा नहीं था। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का था। 23 फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ए चार्ल्स डार्विन, बी लेमार्क, सी कैरोलस लिनियस, डी गैलीलियो, ई ग्रेजर जॉन मैंडल। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स बुक में वाजे लाइन लिखी हुई है, ग्रेजर जॉन मैंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। 24 पोक्स इज काज्ड बाय ए हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वेरिसोला जोस्टर वायरस, सी इन्फ्लुएंजा वायरस, डी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ई रेबीज वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस हेपेटाइटिस काज करता है, हेपा का मतलब है लिवर। बी वेरिसोला जोस्टर वायरस पे आते हैं हम। सी इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू काज करता है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एड्स काज करता है। रेबीज वायरस रेबीज काज करता है, लेकिन वेरिसोला जोस्टर वायरस पॉक्स काज करता है, चिकन पॉक्स। उसके बाद है 25 लाइसोसोम फंक्शन इन ए प्रोटीन सिंथेसिस, बी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, सी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, डी लिपिड सिंथेसिस, ई कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। तो इसका ऑप्शन है सी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। 26 है द वायरसेज आर ए सेल्युलर, बी प्रोकैरियोट्स, सी नॉन सेल्युलर, डी यूकैरियोट्स, ई विजिबल विद नेगेटिव। वायरसेज आर नॉन सेल्युलर, they are considered as a link between the living and non living thing because they are non cellular। ये जब बॉडी में जाते हैं तब एक्टिव होते हैं, बॉडी के बाहर ये इनएक्टिव होते हैं, और ये नॉन सेल्युलर स्ट्रक्चर है, तो सी नॉन सेल्युलर स्ट्रक्चर। 27 बैक्टीरियल पिलाई हेल्प इन ए लोकोमोशन, बी कॉन्जुगेशन, सी फोटोसिंथेसिस, डी पिनोसाइटोसिस, ई एक्सोसाइटोसिस। तो ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, 2 चैप्टर्स में, एक में जिसमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बयान किया गया था, एक में 3 टाइप्स जो हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के पढ़े थे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसजेक्शन और कंडक्शन। तो उसके अंदर पढ़ा था कॉन्जुगेशन, इसका करेक्ट आंसर है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि सेल टू सेल जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, जिसमें हमारे पास बुक में लिखा हुआ था ब्रिज बन रही थी, जिसके ज़रिए एक बॉडी से, एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो रहा, कंजुगेट हो रहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी कॉन्जुगेशन। 28 ट्राइपेनोसोमा बिलोंग्स टू द क्लास ए सार्कोडीना, बी फ्लैजिलेटा, सी सिलिएटा, डी सेक्टोरिया, ई स्पोरोजोआ। तो इसका ऑप्शन है बी फ्लैजिलेटा। 29 a bacteriophage consists of a society of A DNA and protein, B RNA and protein, C protein only, D RNA only, E all of the above। तो इसका ऑप्शन है A RNA DNA and protein। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। बहुत आसान है, हमने एंजाइम्स के फैक्टर जो पढ़े थे जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को अफेक्ट कर रहे थे, उसमें टेम्परेचर भी था, pH भी थी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी थी, रेडिएशन भी थी। तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज का ये था हमारा लेक्चर। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।